यूपी स्पेशल के सुपर 20 सीरीज में आपका स्वागत है। यह इस सीरीज का दूसरा भाग है। इसमें हम 20 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों में से कौन सा मानदंड नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं, उम्मीदवार ने कम से कम 12वीं कक्षा इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हो, उम्मीदवार की कुल पारिवारिक आय 3 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, उम्मीदवार वर्तमान में बेरोजगार होना चाहिए और किसी भी निजी या सरकारी नौकरी में काम नहीं कर रहा हो, उम्मीदवार उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए या उपर्युक्त में से कोई नहीं। बेरोजगारी भत्ता की बात हो रही है तो यूपी बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए पात्रता मानदंड मुख्य रूप से बेरोजगारी की स्थिति, निवास और आय की सीमा पर केंद्रित है। किस पे है? बेरोजगारी की स्थिति, निवास और आय की सीमा पर केंद्रित है, न कि शैक्षणिक योग्यता पर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। उम्मीदवार ने कम से कम 12वीं कक्षा इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की है। ओके, अगला प्रश्न है, यूपी एमएसएमई नीति 2022 के अनुसार बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्रों में एमएसएमई को स्टाम्प ड्यूटी में कितनी छूट दी जाएगी। ऑप्शन है 75%, 25%, 100%, 50%, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 100%। अगला प्रश्न फिल इन द ब्लैंक्स का है। इनके स्थान और आधारशिला रखने वाले व्यक्ति के नाम को फिल करना है। तो स्मृतिका युद्ध स्मारक में स्थित है और इसकी आधारशिला डैश द्वारा रखी गई है। ऑप्शन है लखनऊ छावनी जनरल एसएफ रोड्रिक्स, ऑप्शन बी गोमती नगर जनरल वीपी सिंह, ऑप्शन सी आलमबाग जनरल एम नरवणे, ऑप्शन डी हजरतगंज जनरल बिपिन रावत या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, लखनऊ छावनी जनरल एसएफ रोड्रिक्स। अगला प्रश्न है, 1928 में उद्घाटन किए गए उत्तर प्रदेश के विधान भवन के मुख्य वास्तुकारों के रूप में श्रेय प्राप्त जोड़ी की पहचान कीजिए। ऑप्शंस हैं ए सर फ्रीमैन जैकब और श्री हीरा सिंह, ऑप्शन बी क्लॉड मार्टिन और लॉरी बेकर, ऑप्शन सी ले कॉर्बसियर और विलियम एमर्सन, ऑप्शन डी सर एडविन लुटेन्स और हर्बर्ट बेकर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सर स्वीनन जैकब और हीरा सिंह। अगला प्रश्न फिल इन द ब्लैंक्स का है। इसमें इसकी स्थापना की तिथि और इसके मुख्यालय के बारे में बताना है। तो संत कबीर नगर जिला आधिकारिक तौर पर इस दिनांक को सृजित किया गया और इसका प्रशासनिक मुख्यालय इस शहर में है। तो आपके ऑप्शन हैं 26 जनवरी 1999 मेहदावल, 2 अक्टूबर 1999 बस्ती, 15 अगस्त 1998 घनघटा, 5 सितंबर 1997 खलीलाबाद या उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5 सितंबर 1997 खलीलाबाद। यह बस्ती जिला से कटकर संत कबीर नगर बना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय पूर्व के ऑक्सफोर्ड के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शंस हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें नो डाउट सभी को मालूम होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। और थोड़ा सा इसके एक्स्ट्रा जानकारी जान लेते हैं। ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। सैयद अहमद खान कब किया था? 1875 में। किस रूप में किया था इन्होंने? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज
मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में एएमयू की स्थापना हुई थी और ये बाद में चलकर 1920 में इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हुआ। और इसके परिसर की बात करें तो इसके कैंपस की बात करें तो इसके कैंपस इसके अलावा 3 कैंपस और हैं इसके। कौन कौन से हैं? पहला मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल, और दूसरा जो है किशनगंज बिहार, और जो तीसरा है इसका कैंपस वो है मलप्पुरम। तीसरा मलप्पुरम, ये कहाँ है? केरल। तो इसके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ के अलावा इसके 3 कैंपस और हैं। कौन कौन से हैं? मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल, किशनगंज बिहार, मलप्पुरम केरल। ओके। लखनऊ विश्वविद्यालय के बारे में बात करें तो लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई है वह 1920 में हुई है। ठीक। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में बात करें तो यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय 23 सितंबर 1887 में हुई है। ठीक। और वहीं हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1916 में पंडित महामना मदन मोहन मालवीय इसके द्वारा सन 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और किस रूप में किया गया था स्थापना? इसको सेंट्रल हिंदू कॉलेज के रूप में इसको स्थापित किया गया था। ओके। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर तो मिल ही गया है, ऑप्शन नंबर सी। और इसमें एक एक्स्ट्रा और जानकारी मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वो है 6, यानी कि 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी। कौन कौन से हैं? सेंट्रल यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हुआ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसके अलावा और भी विश्वविद्यालय हैं जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में है। चौथा हो गया BBAU, मतलब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। और 5वां है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अमेठी। इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। और 6वां जो है वो है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये उत्तर प्रदेश के 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं। अगला प्रश्न है, बिजली घाटे और बुनियादी ढांचे के मुद्दों पर हल करने के लिए उत्तर प्रदेश में किन 2 बिजली वितरण कंपनियों के निजीकरण पर विचार किया जा रहा है? ऑप्शन है मध्यांचल विद्युत वितरण निगम और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम। ऑप्शन बी पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम और मध्यांचल विद्युत वितरण निगम। ऑप्शन सी पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम। ऑप्शन डी दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को निजीकरण करने की बात चल रही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को निजीकरण का विचार किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1 जनवरी 1990, 26 जनवरी 1991, 30 नवंबर 1989, 15 अगस्त 1985 या उपर्युक्त में से
कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आपका राइट आंसर सी 30 नवंबर 1989 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री के निर्देश पर महिला यात्रियों की सुरक्षा यात्रा सुनिश्चित करने के लिए यूपीएसआरटीसी ने कौन सी पहल शुरू की है? ऑप्शन है महिला कर्मचारियों द्वारा रात्रि गश्त, एसी बसों में महिलाओं के लिए विशेष रियायती किराया, महिला चालकों द्वारा संचालित पिंक बस सेवा, पूरे उत्तर प्रदेश में सभी महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महिला चालकों द्वारा संचालित पिंक बस सेवा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से शहर 2015 में केंद्रीय स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत चुने गए शहरों में शामिल हैं? ऑप्शन है अयोध्या, फिरोजाबाद, मथुरा, शाहजहांपुर। ऑप्शन बी नोएडा, ग्रेटर नोएडा, रायबरेली, बस्ती। ऑप्शन सी गोरखपुर, मेरठ, गाजियाबाद, रामपुर। ऑप्शन डी लखनऊ, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ, आगरा, वाराणसी और प्रयागराज। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर डी, ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज। अगला क्वेश्चन है, यूपी रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के बारे में दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? यह हिंसा की शिकार महिलाओं को पुनर्निर्माण, सर्जरी सहित आर्थिक और चिकित्सा राहत प्रदान करता है। हिंसा की शिकार महिलाओं के नाबालिग बच्चों को शैक्षिक और चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है। यह कोर्स केवल उन महिलाओं और बच्चों की सहायता करता है जो हिंसा के प्रत्यक्ष शिकार हैं। कोष में सार्वजनिक योगदान किसी जिले में विशिष्ट गतिविधियों के लिए अथवा कोष में सामान्य योगदान के रूप में निर्देशित किया जा सकता है। ऑप्शंस हैं 2, 4, 3, 1 उपयुक्त। तो यहाँ पे आपके सभी स्टेटमेंट्स सही हैं, तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी सही है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कॉलम ए को कॉलम बी से सुमेलित करना है। निम्नलिखित अर्जुन पुरस्कार विजेताओं का उनके संबंधित खेलों से मिलान कीजिए। मीनासा, रणवीर सिंह, वर्तिका अग्रवाल, प्रीति पाल। उनके सामने है वॉलीबॉल, शतरंज, बैडमिंटन, पैरा एथलेटिक्स। तो यहाँ पे आपका मीना शाह जो है ये है बैडमिंटन से। मीना शाह बैडमिंटन है, एक तीसरा हो गया। रणवीर सिंह जो है यह है वॉलीबॉल से, बी का पहला। और वर्तिका अग्रवाल जो है वो है शतरंज से, तो सी का दूसरा। और प्रीति पाल जो है वो है पैरा एथलेटिक्स से, तो डी का चौथा। तो इसमें ऑप्शंस में देख लीजिए आप कौन सा मिल रहा है, ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का चौथा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप निधि 2020 जिसे 2022 में संशोधित किया गया है का उद्देश्य स्टार्टअप इंडिया द्वारा राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को शीर्ष 3 राज्यों में स्थान दिलाना है। नीति की वैधता अवधि क्या है? ऑप्शन हैं अधिसूचना की तिथि से 5 वर्ष, अधिसूचना की तिथि से 10 वर्ष, अधिसूचना की तिथि से 7 वर्ष, अधिसूचना की तिथि से 3 वर्ष, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिसूचना की तिथि से 5 वर्ष। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए अधिसूचना की तिथि से 5 वर्ष। ठीक, अगला प्रश्न है, वर्तमान उत्तर प्रदेश के प्राचीन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कुशीनगर में दिया था। दूसरा है कुरु, पांचाल, वत्स और विदेह मध्य प्रदेश के प्रमुख महाजनपदों में से थे जो राज्य के प्रारंभिक क्षेत्र का गठन करते थे।
तीसरा है सम्राट अशोक ने मध्य प्रदेश में कई लोक कल्याणकारी कार्य करवाए। तो ऑप्शन हैं इसमें केवल दो और तीन, केवल एक और दो, एक दो और तीन, केवल एक और तीन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका देख लेते हैं, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर में? जी नहीं, ये रॉन्ग है। कुशीनगर नहीं होगा, ये यहाँ पे होगा, ये हुआ सारनाथ में। सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। कुरु पंचाल वत्स और विदेह मध्य प्रदेश में, ये महाजनपद मध्य प्रदेश में नहीं है, ये यूपी और उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं। इसमें सम्राट अशोक ने मध्य प्रदेश में कई लोक कल्याणकारी कार्य करवाए, ये भी गलत है। कोई साक्ष्य नहीं है मध्य प्रदेश में लोक कल्याणकारी कार्य करवाने का, तो यहाँ पे तीनों कथन गलत है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, ओके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों को उनके संबंधित ओटीओपी एक जिला एक उत्पाद वस्तुओं से सुमेलित कीजिए। भदोही, कन्नौज, लखनऊ, मुरादाबाद। इनके सामने इत्र, कालीन, चिकनकारी, जरी जोरदारी, धातु शिल्प। तो भदोही अगर हम इसको मैच करेंगे तो कालीन, भदोही का कालीन हो जाएगा। और कन्नौज, कन्नौज किसके लिए फेमस है? इत्र के लिए फेमस है। लखनऊ चिकनकारी, जरी जरदोजी, मुरादाबाद धातु शिल्प के लिए। कौन सा हो जाएगा? ए का दूसरा है, बी का पहला है और सी का तीसरा, डी का चौथा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बदायूं के ऐतिहासिक विवरण के आधार पर गलत कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन है, बदायूं के पुराने नाम में से एक बुद्ध मऊ था। बदायूं के पुराने नाम में से एक बुद्ध मऊ था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1996 ईस्वी में बदायूं का किला फतह कर लिया। ओके। ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बदायूं का दौरा किया था। ऑप्शन नंबर डी है, बदायूं 1801 ईस्वी में ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे बदायूं के पुराने नाम में एक बुद्ध मऊ था, तो इसका पुराना नाम बदायूं का बुद्ध मऊ था, तो ये करेक्ट है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1196 में बदायूं का किला फतह कर लिया, ये भी सही है। महात्मा गांधी ने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बदायूं का दौरा किया था, ये कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बदायूं का दौरा नहीं किया था, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। और बदायूं 1801 ईस्वी में ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया, ये भी सही है। तो जो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ओके। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश वन विभाग के अनुसार कौन सी दो नदियां उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व की दक्षिणी सीमा बनाती हैं? ऑप्शन हैं, गंगा और यमुना, गोमती और रामगंगा, शारदा और खाकरा, घाघरा और राप्ती। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये देखने से ही लग रहा है कि गंगा और यमुना होगा नहीं, यमुना, ठीक, ये होगा नहीं। गोमती और रामगंगा भी नहीं होगा, ठीक। गोमती नदी पीलीभीत की फूलर झील से निकलती है। शारदा और घाघरा और राप्ती भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। राप्ती, सॉरी, घाघरा और राप्ती भी। और बच गया शारदा और खकरा। तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, शारदा और खकरा। अगला प्रश्न है कथन कारण का, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सभी भारतीय राज्यों में सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। कारण है, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, लेकिन कारण आर अभिकथन ए के स्पष्ट
स्पष्टीकरण सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन बी है अभिकथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। ऑप्शन सी अभिकथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है और अभिकथन और का सही स्पष्टीकरण है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सभी भारतीय राज्यों में सबसे अधिक है, बिल्कुल सही है। और उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये गलत है। तो कौन सा कथन कौन सही हो जाएगा आपका? ये अभिकथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य नहीं है, ये भारत का चौथे स्थान का बड़ा राज्य है। ठीक, अगला क्वेश्चन है नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम एबीपी की पहली डेटा रैंकिंग के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले के एक ब्लॉक ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन है कौशाम्बी, वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौशाम्बी। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 1575 ईस्वी में किस मुगल सम्राट ने संगम के सामरिक महत्व से प्रभावित होकर इलाहाबाद शहर की स्थापना की, जिसे बाद में इलाहाबाद और अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है? ये तो सभी जानते होंगे। ऑप्शन है हुमायूं, शाहजहां, अकबर, बाबर। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका बताने की जरूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी बता देते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अकबर इज द करेक्ट आंसर। इसने इलाहाबाद शहर की स्थापना की और दीन ए इलाही धर्म चलाया था। दीन ए इलाही धर्म चलाया था और इसी दीन ए इलाही धर्म के नाम पर इस इलाहाबाद शहर को नाम दिया था, प्रयागराज शहर के नाम दिया था इलाहाबाद। और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।